फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्रू गेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है और इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। तो जो भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे वो इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो या तो फिर इसका लिस्ट काउंट का पूछेगा या तो इसकी रीडिंग निकालना पूछेगी। तो इसके अलावा जो भी हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो भी देख लेंगे कि कैसे स्क्रू गेज होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके नाम क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज के बारे में जानने से पहले हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं सिस्टमेटिक, इसका डायग्राम कैसा होता है। एक बार उसको हम लोग क्लियर कट समझ लेते हैं कि क्या क्या है, इसके पार्ट्स के नाम क्या है, इसके कौन कौन से इसमें स्केल होते हैं जिसके नाम क्या क्या हैं, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक होता है यहाँ से इस तरीके से, फिर आगे जाता है ऐसा, एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ। फिर यहाँ से इस तरीके से होता है, ओके। फिर आगे ऐसा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से, ये होता है सर्कुलर स्केल, छोटा छोटा यहाँ पे स्केल भी होता है। और उसके बाद ये होता है मेन स्केल, इस तरीके से बेस लाइन होता है, ये इस तरीके से होता है। और आगे जो है इस तरीके से थ्रेड लगे होते हैं, थ्रेड लगे होते हैं। इसको थ्रेड ऐसा रहता है। फिर यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ एक रफली टाइप का डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पहले समझ में आ जाए कि एक्चुअली दिखता कैसा है। ठीक है, यहाँ से मैं अगर मेन स्केल की तरफ देखूं तो इसको यहाँ से ऐसा ले लो, इस तरीके से ऐसा रहता है। और ये ऐसा, ये फ्रेम होता है। इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम। इसको हम लोग बोलते हैं एनविल या स्टड, एनविल या फिर स्टड। इसको बोलते हैं रेडशेट, इसको बोलते हैं रेडशेट। पहले मैं बना दूं फिर आपको समझा दूंगा इसका कैसा वर्किंग होता है। ये होता है सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। ये होता है मेन स्केल, इसको हम लोग बोलते हैं थिम्बल। को क्या बोलते हैं? थिम्बल, इसको बोलते हैं थिम्बल। ये हमारे सारे क्या है? थ्रेड्स हैं, स्क्रू बोल सकते हैं, स्क्रू थ्रेड्स। स्क्रू में थ्रेड्स होते हैं तो वही सब स्क्रू, या फिर बोलते हैं यहाँ पे स्पिंडल होता है। और ये सारे मार्किंग है मेन स्केल के, ये है सर्कुलर स्केल का मार्किंग। इसको हम लोग, इसको मेन स्केल को हम लोग पिच स्केल भी बोलते हैं, पिच स्केल। थिम्बल सर्कुलर स्केल हो गया, रेडशेट हो गया इसका नाम, और सर्कुलर स्केल हेड स्केल, पिच स्केल, एनविल, स्टड, स्क्रू, स्पिंडल, फ्रेम। ठीक है, ये हो गया।
तो ये कुछ इस तरीके से हमारा स्क्रू केस दिखता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है स्क्रू, ये इस तरीके से खुला हुआ नहीं होता। ये क्या है कि स्पिंडल होता है, स्पिंडल एक स्टील का ही लगा रहता है, वो दिखता नहीं है स्क्रू। उसके अंदर होते हैं स्क्रू, उसके अंदर होते हैं स्क्रू। स्क्रू में क्या होते हैं, एक थ्रेड, दो थ्रेड, तीन थ्रेड, चार थ्रेड, इस तरीके से थ्रेड जो है जमे होते हैं लाइन से। जैसे कि नट और बोल्ट होता है, तो देखे होंगे कि बोल्ट का जो एक थ्रेड होता है ऐसा सब घुमा रहता है। उसी तरीके से यहाँ पे अंदर में ये होते हैं थ्रेड, स्क्रू लगा रहता है जिसमें थ्रेड अलग अलग ऐसा ऐसा जमा रहता है। ये एनविल है जिससे यहाँ पे एनविल है। और जब कुछ भी मेजरमेंट लेना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग कि ये जो थिम्बल है, थिम्बल को क्या रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। अब एंटी क्लॉक घुमाओगे, मतलब अगर मैं इधर से देखूं तो अगर एंटी क्लॉक घुमाओगे तो क्या होगा, ये खुलेगा। क्या होगा, ये खुलेगा, पीछे की तरफ आएगा। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी जिसको आपको मेजरमेंट लेना है, चाहे वो कोई डायमीटर का मेजरमेंट लेना हो या फिर लेंथ का मेजरमेंट लेना हो, आप यहाँ पे क्या हो पुट अप करोगे। फिर उसके बाद देखोगे कि इस स्केल और इस स्केल की हेल्प से कितना उसका लेंथ आ रहा है, कितना डायमीटर आ रहा है, ये सब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये थिम्बल का काम क्या है, रोटेट करना, ठीक है। तो रोटेट होगा ये, इसके साथ साथ ये भी रोटेट होता है, सर्कुलर स्केल। ओके, अब जब हम यहाँ पे कोई मेजरमेंट के लिए कुछ भी लगा रहे हैं, चाहे वो कोई डायमीटर का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, किसी डायमीटर का, या फिर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होगा, है ना, सिलेंडर की तरह, है ना। जैसे मान लो ये पेन ही है, इसको मैंने यहाँ लगाया, इसका मेरे को डायमीटर नापना है, तो मैं पहले इसको रखूंगा, फिर उसके बाद इसको क्या करूंगा, पहले खोलूंगा, फिर इतना साइज आ जाएगा मान लो, फिर उसके बाद टाइट करूंगा इसको, क्या है, टाइट करूंगा क्लॉकवाइज। फिर क्लॉकवाइज में आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के ये क्या होगा, टाइट हो जाएगा। अब टाइट होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कंप्लीटली टाइट हो गया है, जब आप रेटचेट को घुमाओगे तो कट कट आवाज देगा, मतलब आपका टाइट, फुल्ली टाइट हो चुका है। इट मींस कि यहां तक आप इसका डायमीटर को नाप सकते हैं। इसमें जो है अलग अलग नाम है, जैसे इसका थिम्बल है, इसका रेटचेट बताया कि क्या करता है, आवाज करता है जब टाइट हो जाता है ऑब्जेक्ट यहाँ पे फंसा के, ठीक है। और ये मेन स्केल है जिसपे मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस बताएगा, ये खुलते जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, ये होगा। इस तरीके से सर्कुलर स्केल भी घूमता है रोटेट करने पे। स्क्रू है, फ्रेम है, फ्रेम जो है इस तरीके से लगा रहता है। एनविल और स्टड, एनविल स्टड का काम क्या है कि एक चिपका के रखना है यहाँ पे, जैसे कि है, इन दोनों को फंसा के रखते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। अब बात कर लेते हैं कि अब इसका वर्किंग कैसा होता है और ये किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो स्क्रू है, ठीक है, ये जो स्क्रू है ये इस तरीके से, ठीक है, ये स्क्रू है। ओके, मान लो कि स्क्रू का डिस्टेंस जो है a है, मान लेते हैं कि स्क्रू का ये वाला जो है लेंथ a है। तो जब स्क्रू गेज में आप जब इसको क्या है रोटेट करेंगे, जैसे कि एक रोटेशन लोगे, इसको थिम्बल को घुमाएंगे, एक रोटेट करेंगे, एक बार मान लो क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी करेंगे। अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो आगे बढ़ेगा, क्लॉक करेंगे जैसे घड़ी का क्लॉक होता है ना, उस तरीके से अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये देखो, स्क्रू क्या है आगे बढ़ेगा, किस लिए, जब आप इसको एक रोटेशन दोगे, मतलब एक रोटेशन अगर आप दोगे, वन सर्कुलर रोटेशन लिखो, वन सर्कुलर रोटेशन आप जब दोगे तो कितना आगे बढ़ेगा, वन थ्रेड आगे बढ़ेगा, वन थ्रेड फॉरवर्ड होगा। और वन थ्रेड फॉरवर्ड होगा मतलब कितना थ्रेड फॉरवर्ड होगा, डिस्टेंस ए, ठीक है। तो अगर एक रोटेशन से एक थ्रेड आगे बढ़ता है, दो रोटेशन से दो थ्रेड आगे बढ़ेगा, तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पे ये है कि यही यहाँ पे जो मेन स्केल है, यहाँ मेन स्केल का छोटा छोटा डिवीजन है, देखो छोटा छोटा छोटा। तो जो मेन स्केल डिवीजन है, जैसा कि स्क्रू आपका वर्नियर कैलिपर में थे, तो मेन स्केल डिवीजन जो होगा, खास बात ये है कि मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो
उतना ही होता है जितना कि आप एक रोटेशन कर रहे हो, एक स्क्रू बढ़ा, और मेन स्केल का डिवीजन ए के बराबर ही होता है। मेन स्केल का डिवीजन ए के बराबर ही होता है, मेन स्केल डिवीजन ए के बराबर होता है। जैसे कि हमारा नॉर्मल स्केल है, तो नॉर्मल स्केल में एकदम छोटा वाला डिवीजन कितने का रहता है, 1 mm का रहता है। मतलब उसको हम लोग सेंटीमीटर में कितना बोल सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। तो वही जो छोटा वाला डिस्टेंस है वो मेन स्केल का एकदम छोटा वाला, इसी टाइप का जैसा कि हमारा नॉर्मल स्केल में होता है, उसी तरीके से छोटा वाला जो ये डिवीजन है ना, ये अगर एक रोटेशन करने पे वो उतना ही डिस्टेंस जाता है जितना मेन स्केल डिवीजन में दिया है। मतलब तो मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, ये ए के बराबर ही हो जाएगा। और क्या आप लिख सकते हैं, ए क्या है, एक थ्रेड फॉरवर्ड करने पे, मतलब एक सर्कुलर रोटेशन करने पे एक थ्रेड फॉरवर्ड होगा और वो डिस्टेंस कितना है, ए देगा। उसी तरीके से मेन स्केल डिवीजन भी ए देगा। और जो ये ए डिस्टेंस होता है, और ये जो ए डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, पिच कहलाता है, पिच ऑफ स्क्रू। ठीक है, यही क्या कहलाता है, पिच। तो हम आज क्या समझे यहाँ पे कि स्क्रू गेज जो होता है उसका पिच क्या होता है। जब एक रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन देंगे, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो जितना हमारा थ्रेड फॉरवर्ड बढ़ेगा, स्क्रू का थ्रेड फॉरवर्ड बढ़ेगा, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, पिच। या फिर जो मेन स्केल डिवीजन है उसका एक डिवीजन क्या कहलाता है, पिच। क्योंकि खास बात ये उतना ही बढ़ता है जितना कि इसका मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, तो बात कर लेते हैं चलिए पिच के बारे में। चलिए मैं अब इसको मिटा रहा हूं, एक बार देख लिया आप लोग कि हाँ इसमें ऐसा है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब एक बार समझ गए हैं कि इसमें कैसे क्या होता है। अब ध्यान देते हैं कि पिच क्या होता है। इसमें पिच के बारे में बातें हो रही थी। तो पिच क्या है, एक कंप्लीट रोटेशन में क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड डिस्टेंस बिटवीन टू, या देखो दो कंप्लीट थ्रेड के बीच में है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड। देखो दो कंसेक्यूटिव, एक थ्रेड दो थ्रेड, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है, यहां चालू हो रहा है दूसरा थ्रेड, यहां खत्म हो रहा है, यहां दूसरा थ्रेड है, यहां दूसरा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, पिच। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय, यही क्या कहलाता है, ए वाला ही क्या है, ये पिच है, पी। ठीक है, पिच को हम लोग बोलेंगे पी से डिनोट करेंगे। तो यही पिच के बराबर होगा पी। ओके, या फिर बोल सकते हैं, मैंने क्या कहा कि मेन स्केल डिवीजन का भी क्या कहलाता है, पिच होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस, या अब यही चीज यही है, एक चीज तो हम लोग और लिख सकते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन, डिस्टेंस मूव्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस मूव किया था, एक, अब वही क्या है, पिच है। ठीक है, बाय स्क्रू लिख लो, है ना। ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, और एक लिख सकते हैं मेन स्केल डिवीजन भी, या फिर बोल सकते हैं मार्किंग इन द मेन स्केल, है ना, या फिर मेन स्केल डिवीजन ही आपका पिच है। आपका पिच। तो पिच समझ गए क्या होता है। ओके, बढ़िया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। देखिए इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल बनाना है तो इसका मेन जो है कैसे वर्किंग है, क्या है, पिच क्या है, ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके से आ सकते हैं, तो आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि ऐसे जब क्वेश्चन घुमा देगा कि हाँ पिच में ऐसा होगा, वन कंप्लीट रोटेशन में क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए उसका पूछने का मतलब है पिच के बारे में पूछ रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लूं कि देखो ये है, इस तरीके से हमारा सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है, इस तरीके से हमारा सर्कुलर स्केल, और इधर क्या होता है, मेन स्केल होता है ना। इस तरफ क्या होता है, मेन स्केल होता है, इस तरफ सर्कुलर स्केल होता है। तो ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल है। तो सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन होते हैं, तो मान लेते हैं कि इसमें कई नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं। ये नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल मान लेते हैं वो कितने हैं, n है। नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल मान लेते हैं कि वो n है। n मतलब कि अगर मान लो 20 है ना, 20 है तो 20 लिख देंगे n का मान, अगर 30 है तो 30 है मान, 100 है तो 100 हो जाएंगे। तो कंसेप्ट ये है कि जितने ज्यादा अगर हमारे नंबर ऑफ डिवीजन होंगे इसमें, उतना ज्यादा वो एक्यूरेटली और उतना कम मेजरिंग कर सकता है। जैसे कि लेंथ को डेसिमल प्लेस से 3 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता है, और ज्यादा लेंगे तो और ज्यादा मेजर कर सकता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिवीजन मतलब उतना उसका एक्यूरेसी बढ़ जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल मान लेते हैं n। तो इससे एक कहानी निकल के आती है कि जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट जो होगा वो होता है एक फॉर्मूला, पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल, इन सर्कुलर स्केल। तो ये एक फॉर्मूला बन के आता है, पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल, वही लिस्ट काउंट होता है। यही लिस्ट काउंट का मतलब है कि वो मिनिमम टू मिनिमम कितना मेजर कर सकता है स्क्रू गेज, वही लिस्ट काउंट कहलाता है। मिनिमम टू मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भाई कोई स्केल 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, कोई मान लो 0.1 सेंटीमीटर मेजर, कोई 0.001 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। इतना मिनिमम, जो भी मिनिमम होगा वही लिस्ट काउंट होता है। अगर इतना मेजर कर सकता है मतलब ये लिस्ट काउंट है, ठीक है। मेजर करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट तो 3, अगर जो इसको मेजर कर सकता है वो इसको भी मेजर कर सकता है, इसको भी मेजर कर सकता है ना। लेकिन इससे नीचे मेजर नहीं कर सकता, इससे नीचे जो है मेजर नहीं कर पाएगा वो इंस्ट्रूमेंट। तो जो ऐसा मान या ऐसा मेजरिंग वैल्यू जिसके नीचे कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर ना कर सके, वही क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट इस स्क्रू गेज का कैसे फॉर्मूला बनता है, पिच उस स्क्रू गेज का बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल, उसी स्क्रू गेज का, ठीक है। तो स्क्रू गेज डिफरेंट टाइप के होते हैं, हो सकता है नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ज्यादा हो, किसी में कम हो, तो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे। तो उसी तरीके से हमारा लिस्ट काउंट आ जाता है। चलिए आगे बढ़े। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं LC लिस्ट काउंट। अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, पिच का मतलब P और नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल को N लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट काउंट है। अब इसके ऊपर हम लोग देख लेंगे न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन जैसे कि आ सकते हैं आने वाले जो अब एग्जाम है, इसी एग्जाम में, तो देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट काउंट का क्वेश्चन। चलिए नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं लिस्ट काउंट का। Two full turns of the circular scale of a gauge of the circular scale of a screw gauge is cover a distance of 1 mm on scale 1 mm on scale. The total number of divisions on circular scale is 50. The total number of divisions
on circular scale is 50. Find the least count. Find the least count. Find the least count पूछ रहा है। ऑप्शन ए जो है मान के चलते हैं 0.10 mm। ऑप्शन बी दिया हुआ है 0.01 mm। खुद से एक बार ट्राई करें 0.50 mm। ऑप्शन डी 0.05 mm। ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। जो इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखें, ट्राई करके देखेंगे हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं आगे अपना मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां क्या कह रहा है, 2 फुल टर्न्स, क्या बोल रहा है, 2 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल, मतलब थिम्बल को घुमा रहा है, थिम्बल जो है उसको रोटेट कर रहा है। मतलब ये कह रहा है कि 2 फुल टर्न्स ऑफ स्क्रू गेज कवर से डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 mm। 2 फुल टर्न करने पे सर्कुलर स्केल मतलब थिम्बल को घुमाने पे 1 mm क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इससे ये पता चल रहा है कि 2 फुल टर्न में 1 mm, तो 1 फुल टर्न में, 1 फुल टर्न में क्या होगा, 1 फुल टर्न में इसका आधा हो जाएगा, 2 चला जाएगा, मतलब 1/2 mm, मतलब 0.5 mm। और आपको पता है कि एक फुल टर्न में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, पिच है, ठीक है, वही तो पिच है। क्योंकि एक फुल टर्न में एक थ्रेड आगे बढ़ रहा है, एक थ्रेड आगे बढ़ा, वही डिस्टेंस क्या कहलाता है, हमारा पिच। तो इससे हम क्लियर पता चल गया कि हमारा जो पिच का मान है, देखो यहां दिया नहीं है, पिच नहीं दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। तो पिच का मान कितना हो गया 0.5, ठीक है। अब लिखा है द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। यहां पे डायरेक्टली दे दिया है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, जो कि कितना दिया हुआ है 50। अब आपसे पूछा है लिस्ट काउंट, जो कि लिस्ट काउंट का आपको फॉर्मूला पता है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच बाय एन, और ये नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन एन हो गया 50, तो पिच बाय एन, जो कि पिच हमारा है 0.5 mm, पी की वैल्यू 0.5 mm, और एन की वैल्यू नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है 50, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 5/500 1/100, मतलब 0.01 mm। 0.1/100 कितना होता है 0.01 mm। यही आपका लिस्ट काउंट है, यही आपका लिस्ट काउंट है। तो इस तरीके से हमारा जो है लिस्ट काउंट का क्वेश्चन बनता है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ओके। नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक। पहले चेक इसको लिखे, चेक 1 2 3 4 5 मिटा रहा हूं। तो ऐसे लिस्ट काउंट निकालना है, और डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन भी, कि आपको डेफिनेशन को आपको पता होना चाहिए कि पिच का क्या डेफिनेशन है, उसी हिसाब से हम लोग देख सकते हैं।